एसिडिक बफर के बारे में बच्चों ने डिस्कस कर लिया। आज अपन डिस्कस करते हैं बेसिक बफर। आपसे बोला था ना बफर टू टाइप के हैं, एक तो है सिंपल बफर और दूसरा होता है मिक्स बफर। सिंपल बफर बोला था वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है उसका एक सॉल्यूशन सिंपल बफर की तरह करता है। और मिक्स्ड बफर के लिए बोला था हमने आपसे कि मिक्स बफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और सेकंड होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आपसे बात कर रहे हैं बेसिक बफर के बारे में। जैसे आपको एसिडिक बफर बताया था ना, बेसिक बफर भी एग्जैक्टली वैसे के वैसे होता है। एसिडिक बफर के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि एक तो वीक एसिड होना चाहिए और वो जो वीक एसिड है उसका कंजुगेट होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते थे एक वीक एसिड होना चाहिए और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ में सोल्ट होना चाहिए। अब यहाँ बेसिक बफर लिया तो बेसिक बफर क्या कहेंगे, एक तो वीक बेस होना चाहिए उसके साथ उसका कंजुगेट होना चाहिए, या वैसे बोल सकते हैं एक तो वीक बेस हो और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस के साथ में सोल्ट होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या दें बेसिक बफर के लिए, एक्व सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक वीक एसिड इज बेसिक बफर। बेसिक बफर का मतलब क्या है, बेसिक बफर का मतलब एक तो वीक बेस होना चाहिए, एक तो वीक बेस हो और उसके साथ में वो जो वीक बेस है उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के साथ में उसका सोल्ट होना चाहिए। उसका जो एक्व सॉल्यूशन है दैट एक्ट एज ए बेसिक बफर। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया NH4OH प्लस NH4Cl। NH4OH हमारा वीक बेस है, NH4Cl क्या है, एक सोल्ट है जो किससे मिलकर बना हुआ है, NH4OH प्लस HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है ना। तो ये क्या है, ये वीक एसिड और ये तो वीक बेस हो गया NH4OH और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट, तो ये एक बेसिक बफर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट हमने ले लिया, एक हम ले लेते हैं NH4OH और दूसरा हमने NH4OH के साथ में अमोनियम सल्फेट ले लिया। NH4OH और उसके साथ में हमने अमोनियम सल्फेट ले लिया। NH4OH की बात करें तो NH4OH जो है वो हमारे लिए एक वीक बेस की तरह काम करता है। NH4OH तो क्या बन गया आपका वीक बेस बना, और दूसरा हमने क्या लिया, सेकंड हमने अमोनियम सल्फेट लिया। तो अमोनियम सल्फेट की अपन बात करें तो अमोनियम जो सल्फेट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो NH4OH और इसके साथ में किससे मिलकर बना है, H2SO4 से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये तो वीक बेस है और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सोल्ट बना हुआ है। अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर एक कॉन्जुगेट का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे सब बोल सकते हैं ये तो क्या हमारा NH4OH है और इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है। और आपको पता है जैसे ये NH4OH है, ये हमने NH4OH ले लिया है, ये NH4OH लिया, ये हमारे पास में NH4OH है और NH4OH का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट तो अमोनियम आयन ही होगा ना, ये तो लिखा जाएगा ना। NH4OH का कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन लिखेंगे। इसमें क्या अमोनियम आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब एक तो वीक बेस है और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट भी है। इसका मतलब ये बेसिक बफर है या नहीं है, तो बोलेंगे ये भी बेसिक बफर होगा। आंसर देंगे ना। ये भी बेसिक बफर है, ये लीजिए अब इसमें टिक कर देते हैं, ये भी बेसिक बफर होगा आपका। ठीक है, टिक लगा दिया हमने इसके ऊपर। रीजन क्या है, क्योंकि आपने क्या लिया, एक तो NH4OH लिया और एक उसका कॉन्जुगेट ले लिया, और NH4OH का कॉन्जुगेट क्या होता है, NH4 प्लस होता है। आपसे बोला था ना कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या है, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा। और बोला भी था आपसे जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट का मतलब कॉन्जुगेट के लिए बोला था ना एक H प्लस या एक OH का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारे लिए एक बेसिक बफर की तरह एक्ट करेगा। थर्ड हमने ले लिया NH4OH प्लस NH4I। NH4OH के हमारे पास में एक वीक बेस है और NH4I क्या हुआ, ये जो वीक बेस है इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में बना हुआ सोल्ट। इसका मतलब ये तीनों ही एक बफर की तरह एक्ट करते हैं। राइट, एक तो ये तरीका है बेसिक बफर को देखने का, और दूसरा तरीका जैसे याद है एसिडिक बफर में भी मैंने आपको बताया था कि एसिडिक बफर में भी समझाया था कि एक तो वीक एसिड होना चाहिए और दूसरा वो जो वीक एसिड है उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ सोल्ट होना चाहिए। दूसरा और बोला था कि एक तो आपके पास वीक एसिड हो और एक साथ में एक तो वीक एसिड हो और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो और
वीक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। इसी टाइप से बेसिक बफर में क्या बोलेंगे, बेसिक बफर में बोलेंगे कि एक तो वीक बेस होना चाहिए और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। और अगर वीक बेस के ग्राम इक्विवेलेंट N1V1 है और स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट अगर N2V2 है तो दो पॉसिबिलिटी है। नंबर एक, या तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, सोल्ट बनेगा, बफर नहीं बनेगा। और सोल्ट भी किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट बनेगा। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है वीक बेस जो है ना, वीक बेस के ग्राम इक्विवेलेंट और वीक बेस के ग्राम इक्विवेलेंट इस स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ग्रेटर है, यानी N1V1 किससे ग्रेटर है, N2V2 से ग्रेटर है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, बफर कैसा बनेगा, बफर बनेगा हमारे पास में बेसिक बफर। एक कंडीशन इसके लिए ये भी होती है। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। हमने बेसिक बफर का एक एग्जांपल ले लिया NH4OH प्लस NH4Cl, ये एग्जांपल लेके और हम बफर इसकी बफर एक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए बफर एक्शन का मतलब आपको ये तो देखना है ना कि भाई ये दोनों पेयर है, ये बफर की तरह काम कर रहे हैं, ये तो बेसिक बफर हो गया। इनका जो पेयर है ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक बेसिक बफर की तरह काम कर रहा है, ये आपका बेसिक बफर है। बस आपको ये तो देखना है ना कि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिला है तो उसका पीएच चेंज अगर नहीं होता है इसका मतलब ये बफर होगा। अगर एसिड बेस मिलाने पर पीएच चेंज हो जाए तो मतलब ये बफर नहीं होगा। चलो जी, हमने स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने का मतलब हम इसके अंदर H+ आयन मिला रहे तो होगा क्या, आपके पास क्या NH4OH प्लस अमोनियम क्लोराइड है, इसका अमोनियम आयन प्रेजेंट है, NH4OH प्रेजेंट है। जैसे आप इसके अंदर HCl या ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे, H+ आयन आपने मिला है तो आप जो H+ आयन ऐड करेंगे वो इसके NH4OH के साथ में रिएक्ट करके एक तो अमोनियम आयन देगा और उसके साथ में हमको वाटर देगा। पीएच चेंज कब होती है, पीएच चेंज तब होती है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस मिलाने पर वहां पर फ्री H+ आयन प्रेजेंट हो या फ्री OH- आयन प्रेजेंट हो तो बोलेंगे इसका पीएच चेंज हो गया। अगर सॉल्यूशन के अंदर फ्री H+ और फ्री OH आयन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब उसका पीएच चेंज नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे स्ट्रॉन्ग एसिड का स्मॉल अमाउंट मिलाने से इसके पीएच में चेंज नहीं हुआ। रीजन क्योंकि फ्री H+ और फ्री OH- आयन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम आपसे बोलेंगे कि ये बफर की तरह काम कर रहा है। ये तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया। चलो जी, हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस मिला लेते हैं। केस टू लिया मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड। हम स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने का मतलब आपने इसके अंदर OH आयन मिला दिया। ये लीजिए हमने OH आयन मिलाया। जैसे OH आयन मिलाएंगे ये अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा। NH4OH वीक बेस होता है तो ये तो क्या है, इसका आयनाइजेशन तो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब इसमें भी फ्री H+ OH आयन प्रेजेंट नहीं है, इसका ये तो बफर की तरह काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना ये एक हमारा बेसिक बफर हो गया। चलिए जी, हमने एसिडिक बफर बता के फिर आपको एसिडिक बफर का पीएच निकालना सिखाया था। इसी टाइप से हमने क्या ले लिया, बेसिक बफर लिया और बेसिक बफर लेके अब हम आपको बता देते हैं ये जो बेसिक बफर है, ये जो आपने बेसिक बफर लिया, इस बेसिक बफर का पीएच या पीओएच कैसे निकालोगे। तो लिखा हमने पीएच ऑफ बेसिक बफर, पीएच या ऑब्लिक करके आप पीओएच भी बोल सकते हैं। वो तो पीएच आ जाएगा तो पीओएच निकालने के लिए क्या करते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच प्लस पीओएच का सम कितना 14 है ना, तो एक क्वांटिटी आ जाए तो दूसरी क्वांटिटी को लाने के लिए 14 में से माइनस करने से आंसर आ जाता है। चले जी, इसका पीओएच बनाते हैं। हमने यही NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। NH4OH का आयनाइजेशन होगा तो अमोनियम आयन प्लस OH आयन देगा। इसका Kb लिखा जाए तो Kb क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन इंटू OH आयन अपॉन NH4OH लिखा जाएगा। हमको pH चाहिए, उसके लिए OH आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए तो OH आयन किसके इक्वल लिखा जाएगा, Kb इंटू NH4OH अपॉन अमोनियम आयन। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब हमको पीओएच निकालना है तो लॉग लेना पड़ेगा। पहले तो हम इसका लॉग लेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसका लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पीओएच इक्वल टू आता है पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस। ये फॉर्मूला बन गया, इसी को बोल दिया जाता है हेंडरसन इक्वेशन। एसिडिक बफर में भी मैंने सेम यही इक्वेशन लिखी थी, वहां लिखा था पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड, वहाँ ये लिखा था। यहाँ लिखा पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस। उसको भी आप बोलते थे हेंडरसन इक्वेशन, इसको भी बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन। ये एक हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, एसिडिक बफर मैंने आपसे बोला था पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर, यहाँ पर समझाएंगे पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर का पीओएच रेंज क्या होगा, तो वही तरीका है। एक बफर बनने के लिए क्या जरूरी है, आपने एक तो वीक बेस लिया और एक आपने उस वीक बेस का कॉन्जुगेट लिया। ऐसे बोल सकते हैं वो जो वीक बेस है उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में या वीक एसिड के साथ में आपने सोल्ट लिया। तो बफर क्या कहता है, बफर ये बोलता है ये बफर की तरह, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बफर की तरह तभी काम करेगा जब सोल्ट अपॉन जो बेस है, सोल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की जो कंसंट्रेशन है उनका जो रेशियो है मिनिमम से मिनिमम 0.1 हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10। इसका मतलब हम सोल्ट अपॉन जो बेस है उसका कंसंट्रेशन 0.1 से 10 बिल्कुल सेम होगा, वही जो एसिडिक बफर में बताया था।
तो रेंज निकालने के लिए क्या बोले, हम आपसे ये तो बोले कि इसका जो सोल्ट है, सोल्ट की कंसेंट्रेशन और जो बेस है उसका जो कंसेंट्रेशन है वो आप कितना रख सकते हैं, वो आप मिनिमम से मिनिमम 0.1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 रखेंगे। उसमें रख के जब सॉल्व करते हैं तो पीओएच का फॉर्मूला बन जाता है, रेंज बनती है पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस माइनस 1। ये हमारे पास में पीओएच आ गया, पीओएच रेंज आ गया। आपको पता है एसिडिक बफर के लिए रेंज क्या लिखी थी, एसिडिक बफर के लिए लिखा था हमने पीएच इक्वल टू पीके प्लस माइनस 1, बेसिक बफर के लिए पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस माइनस 1। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट लिखा मैंने मैक्सिमम बफर एक्शन, वहां पर भी समझाया था मैक्सिमम बफर एक्शन, आपसे बोला था ना बफर एक्शन मैक्सिमम कब होगा, ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो बफर है मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, तो मोस्ट इफेक्टिव तब होगा जब एसिडिक बफर में बोला था एसिड सोल्ट का कंसेंट्रेशन इक्वल हो, बेसिक बफर में बोल देंगे वीक बेस और जो सोल्ट आपने लिया उसका कंसेंट्रेशन इक्वल हो। इसका मतलब इक्वल का मतलब इन दोनों का रेशियो कितना 1, रेशियो अगर 1 हो, आप सोल्ट अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन का रेशियो 1 आ जाए, आप फॉर्मूले में रख के देखो पीओएच इक्वल टू आ जाता है पीकेबी। इसका मतलब जब पीओएच इक्वल टू पीकेबी होता है तो हमारा उस समय जो बफर है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो मोस्ट इफेक्टिव बफर के लिए या ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम बफर एक्शन के लिए पीओएच इक्वल टू क्या होगा पीकेबी, ये तो बेसिक बफर के लिए, और एसिडिक बफर के लिए बोला था हमने पीएच इक्वल टू पीके, ये होता है एसिडिक बफर के लिए और ये हो गया बेसिक बफर के लिए। ठीक है जी, चलो एक पॉइंट और बताते हैं और वो है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, मतलब बफर कैपेसिटी का क्या मतलब है, तो बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन हमने दी है। बफर कैपेसिटी का मतलब है हमारे पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन कितना लेना है 1 लीटर लेना है, उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच मेरे को 1 से चेंज करना है। 1 से चेंज करने का मतलब अगर पहले 2 है तो 3 करना है, 3 है तो 4 करना है। तो बोला जा रहा है 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच 1 से चेंज करने के लिए उसके अंदर आप एसिड बेस मिलाओगे ना, तो उसके कितने मोल आपने मिला है, दैट नंबर ऑफ मोल इज नोन एज बफर कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड by 1 liter of buffer solution, 1 liter of buffer solution for changing its pH by 1 unit। इसका सिंपल सी डेफिनेशन है, समझिए आपके पास में 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच आपको 1 से चेंज करना है, तो उसके लिए उसके अंदर कितने एसिड के मोल मिलाओगे, कितने बेस के मोल मिलाओगे, वो जो भी मोल मिला रहे दैट मोल इज नोन एज बफर कैपेसिटी। फॉर्मूला लिखा हमने बफर कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस एडेड पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस, एसिड बेस जो भी मिला रहे हैं एसिड ऑब्लिक बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, ये इसके लिए बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड पर लीटर। ये ध्यान रखना ये जो मोल मिला रहे ये पर लीटर होने चाहिए, पर लीटर ही रखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। उसको क्या काम करें, उसमें जो पीएच में चेंज हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाता है। ये हमने आपको बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं। तो अब हम आपको बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बफर के क्वेश्चन करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, when 100 milliliter of n/10 HCl solution is added to is added to 1 liter acidic buffer solution when its pH changes by 0.005, its pH changes by 0.005. Calculate बफर कैपेसिटी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका बफर कैपेसिटी क्या होगा, हमको इसका बफर कैपेसिटी बताना है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है,
अभी अभी आपसे क्या बोला गया, अभी आपसे बोला गया बफर कैपेसिटी का क्या मतलब है। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ, अब यहाँ एसिड ऐड कर रहे तो एसिड लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड एडेड पर लीटर 1 लीटर के अंदर कितने मोल आपने एसिड ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच में कितना चेंज हुआ इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एडेड पर लीटर, तो 1 लीटर भी कितना ऐड किया, तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि 1 लीटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं 100 मिलीलीटर n/10 ऐड कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप इसके मोल बना दो, ये नॉर्मलिटी है ना, एसएल का नॉर्मलिटी, एसएल का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 1, अगर एसएल का वैलेंस फैक्टर 1 है तो इसका मतलब उसकी मोलरिटी भी 1/10 होगी। अगर मोल बना है तो मोल कैसे बनेगा, हम अगर एसएल के मोल बनाना चाहे तो एसएल का मोल क्या बनेगा m/v, और मोल बनाना है तो वॉल्यूम तो लीटर में लेना पड़ेगा। m कितना दे रखा हमको 1/10 दे रखा है, वॉल्यूम कितना 100 मिलीलीटर है, 1000 में से डिवाइड करके इसको चेंज किया तो मोल आ गया 0.01। ये लीजिए, ये हमने रफ में काम कर लिया इधर। इसको देख के पता लग रहा है कि हम 1 लीटर बफर के अंदर एसएल के 0.01 मोल ऐड कर रहे हैं, तो 0.01 मोल ऐड किया, पीएच में चेंज कितना आ रहा है 0.005 चेंज आ गया। आप 0.01 को 0.005 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 2, तो आंसर क्या देंगे, इसका बफर कैपेसिटी आता है 2। ये इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन आपको। When 0.002 mole of HCl, when 0.002 mole of HCl is added to 250 milliliter of buffer solution, 250 milliliter of buffer solution, then its pH changes by 0.02। कैलकुलेट बफर कैपेसिटी हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसका बफर कैपेसिटी क्या होगा, इसका बफर कैपेसिटी हमको पता लगाना है। चलिए, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर। इसने क्या बोला 250 मिलीलीटर, इसका मतलब इसने 0.002 मोल एचसीएल जो मिला है ना वो किसके अंदर मिला रहा है 250 ml में मिला रहा है। पर हमने आपसे क्या बोला कि जो मोल है वो 1 लीटर में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करें, ये जो 250 के अंदर मोल है इसको 1 लीटर में चेंज करें, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना लिया करो m1v1 = m2v2। ठीक है, देखो m1 मतलब हमें मोल कितना दे रखा है, पहले हमने बोल दिया 0.002 और ये किसके अंदर है 250 के अंदर है। अब हमको मोल किसके अंदर निकाल, 1 लीटर में v2 आपको 1000 रख दो, तो यहाँ से आप m2 निकाल सकते हैं। जो m2 आएगा वो आपके मोल बन जाएंगे, तो ये आ जाता है 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। ये लिखोगे मोल इसके 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 250। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 250 से कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बनता है 0.002/4। यहाँ तक पहुंच गए अपन। ठीक है, बफर कैपेसिटी की बात करें, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा है हमने, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड बेस एडेड, मोल कितने ऐड कर रखे हमने, मोल हमने ऐड कर दिए 0.002/4 मोल, ये तो मैंने मोल ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, इसका पीएच कितना चेंज हो रहा है 0.02 से चेंज हो रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करें, इस पॉइंट्स को हटाएं, दोनों पॉइंट्स हटा देते हैं, ये लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को हटा देते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास आ जाएगा 2/4, इसके पॉइंट्स हटा दिए तो नीचे हमने 1000 लिखा, और ये आप ऐसे 100 लिखोगे और ये 2 का 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 00 00, तो क्या जाता है 1/40, 1/40 को बोला जाता है 0.1/4।
0.025, इसका आंसर दे दिया हमने 0.025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Ka4 SCN solution is 5 into 10 to power minus 10 at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। SCN है, SCN का K हमको दे रखा है 5 into 10 to power minus 10, वो भी 25 डिग्री पर। For maintaining constant pH of 9, for maintaining constant pH of 9, what is the 9? What is the volume of 5m KCN? 5m KCN solution required. KCN solution added to 10 milliliter of 2m KCN SCN solution, 2m SCN solution। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है Ka4 SCN solution is 5 into 10 to power minus 10 at 25 degrees Celsius for maintaining constant pH of 9. What is the volume of 5m KCN solution required? required to be added to 10 milliliter of 2m SCN solution, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमसे बोला जा रहा है एक तो SCN ले रहा है, देखिए इधर इसने क्या लिया, एक तो SCN लिया और उसके साथ में इसने KCN ले लिया, SCN और KCN लिया। SCN की बात करें तो SCN तो हमारे पास में क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और KCN क्या है, ये जो वीक एसिड है इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट बना रखा है, समझना। SCN और KCN का सॉल्यूशन बना दिया ना, ये तो बोल रहा है आपसे। तो SCN तो हमारे पास वीक एसिड है और KCN क्या हुआ, ये जो SCN है उसका KOH के साथ सोल्ट मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है। और आपको पता है ऐसा अगर है तो ये तो हमारे लिए एक एसिडिक बफर बन गया। इसका मतलब इसने क्वेश्चन हमको एक एसिडिक बफर का क्वेश्चन दे रखा है, ये इसने बोल दिया ये एक एसिडिक बफर है, ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो SCN है आपसे क्या बोला गया, SCN कितना ले रखा है, SCN इसने ले रखा है, SCN लिया इसने 2m और 10 मिलीलीटर, ये तो हमारे पास SCN हो गया। और KCN की बात करें तो KCN क्या ले रहा है, 5m तो उसका मोलरिटी है और वॉल्यूम ये हमसे पूछा जा रहा है। और आपसे क्या बोला, ये जो बफर बना इसका pH कितना दे रखा है, इसका pH क्वेश्चन के अंदर 9 दे रखा है, pH इसका 9 है। और जो SCN है उसका K दे रखा है, तो अगर एसिड का K दे रखा है तो क्या हम इसका PK ला सकते हैं क्या, इसका PK लिखा जाएगा 10 माइनस log 5 होता है 0.70, तो इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 9.3 आ जाएगा इसका PK 9.3। ये तुमने एक आपको आउटलाइन बता दी, इस क्वेश्चन की आउटलाइन तो ये होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक बफर का क्वेश्चन है जिसका pH भी दे रखा है, PK दे रखा है और आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है KCN का और SCN के लिए दे रखा है। तो अपन ये काम करते हैं, जो एसिडिक बफर है एसिडिक बफर के pH का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए जरा, आपको पता होगा एसिडिक बफर के pH के लिए फॉर्मूला होता है, pH इक्वल टू लिखा जाता है
pH इक्वल टू pK प्लस log, और यहाँ लिख देते हैं अपन सोल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ये तो लिखा जाता है। ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते थे, pH इक्वल टू क्या लिखा हमने, pH इक्वल टू लिखा हमने pKa प्लस log सोल्ट का N1V1 लिख दो ऊपर, और नीचे एसिड है, एसिड का आप N2V2 लिख दीजिए, बात एक ही है। N1V1 या M2V2 वो भी लिखा जा सकता है। pK की जगह हमने रख दिया 9.3 और pH की जगह रखा हमने 9 प्लस log N1V1 ये किसके लिए, सोल्ट के लिए। सोल्ट क्या दे रखा है इसने, सोल्ट दे रखा है ना 5, और उसका V1 वो तो आपसे पूछ ही रहा है, अपॉन N2V2 एसिड के लिए। एसिड का कितना वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम इसने दिया 10 मिलीलीटर, और M दे रखा है 2, तो 2 into 10 कर देते हैं। ये लीजिए हमने इसको 2 into 10 कर दिया है। सोल्व करें 5 से, ये कितना हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इसको देखने से हमको पता लग रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log V1 अपॉन 4, log V1 अपॉन 4 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 9.3, या इसको लिखा जा सकता है log V1 अपॉन जो 4 है, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस 0.30। यहाँ तक पहुंच गया। अरे बात समझ में, चलिए जी, अब इसको सोल्व करने के लिए हमको एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग ले तो इसको लिखा जाएगा V1/4 इक्वल टू हो जाता है एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.30, यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो V1/4 कितना आ जाएगा, एंटीलॉग ऑफ, ये आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटीलॉग कैसे लेते थे। नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटीलॉग सिखाया था ना, लिखवाया था आपसे एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल, तो 1 में से आफ्टर डेसिमल 0.3 है, तो 1 में से 0.3, ये लीजिए 1 माइनस 0.30 कर दिया, इनटू बताया था इनटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल, वो तो 0 दे रखा है। तो इसको देखा जाए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.70 इनटू 10 टू पावर माइनस 1, हम यहाँ तक पहुंच गए। एंटीलॉग ऑफ 0.70, log 5 क्या होता है भैया, log 5 होता है 0.70, तो 0.7 का एंटीलॉग क्या लिखेंगे 5, तो इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गई, V1/4 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। हमको क्या चाहिए था V1, तो V1 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। इसको सोल्व करें तो V1 इक्वल टू आ रहा है 2 मिलीलीटर। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आपसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि KCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, तो आंसर देंगे KCl का वॉल्यूम चाहिए हमको 2 मिलीलीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने ऑन एडिशन ऑफ 0.1 m HCl solution in 1.1 m इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिखा हमने 0.1 m HCl solution is added to 1.1 m ammonia solution. Calculate pH of solution, और हमको NH4OH जो है, इस NH4OH का pKb गिवन है 4.74, ये क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है। आप पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 0.1 m HCl है, और 0.1 m HCl को हमने 1.1 m अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसका पीएच बताना है। देखो, अब अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब NH4OH होता है,
ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ये तो कर रहे हैं कि जो HCl है, HCl को आप अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब NH4OH के अंदर मिला रहे हैं। जब भी आपसे बोला जाए ना अमोनिया सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको अमोनिया और वाटर मिलाएंगे NH4OH, अमोनिया सॉल्यूशन को NH4OH लेना है, इन दोनों को मिलाएं तो ये हमको देते क्या है, ये हमको देते हैं तो NH4Cl प्लस H2O देता है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जब t इक्वल टू 0 है, हमने HCl कितना ले रखा है, HCl हमने 0.1 m लिया और NH4OH ये हमने 1.1 m ले रखा है, ये तो t इक्वल टू 0 पर हो गया। अब टाइम t पर यह ऐसे हो सकता है इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, ये एंड में क्या होगा, एंड लिख देते हैं, एंड में क्या होगा, इसका 0.1 इसके 0.1 से रिएक्ट करेगा तो HCl तो कितना बचेगा 0, इसका 1.1 था, 1.1 में से कितना रिएक्ट करेगा 0.1, तो इसका तो भैया 1 बचेगा, ये 1.0 m बचेगा। ठीक है, इसका 0.1 इसके जो 0.1 से रिएक्ट करेगा तो NH4Cl भी कितना बनाएगा, ये भी आपका 0.1 ही बनेगा ना, तो हमें सब हो सकता है फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा, और वो तो वाटर है, वाटर तो न्यूट्रल है, उसको तो सोचना ही नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन में आप क्या देख पा रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं एक तो आपके पास NH4OH है, एक तो आपके पास NH4OH है और एक आपके पास में NH4Cl है। NH4OH क्या बन गया, वीक बेस बना, और NH4Cl इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना, तो वीक बेस और इसका सोल्ट, इसका मतलब ये तो बन गया बेसिक बफर। तो हमने एक तरह से ये जो क्वेश्चन है ये हमने बेसिक बफर का क्वेश्चन बना लिया, ये आपके बेसिक बफर का क्वेश्चन बन गया, बेसिक बफर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब ये बेसिक बफर हो गया ना, तो आपको क्या करना, पीएच लाना है, तो बेसिक बफर की पीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसके पीएच का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बेसिक बफर के लिए बताया था ना आपको, पीएच इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पीएच इक्वल टू pKb प्लस log, और यहाँ लिखा हमने सोल्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन बेस का कंसेंट्रेशन, ये दिखा था। ठीक है, चलो जी पीएच निकालते हैं। pKb क्वेश्चन के अंदर pKb हमको दे रखा है 4.74 प्लस log ऑफ सोल्ट, सोल्ट का कंसेंट्रेशन कितना है आप देख सकते हैं, सोल्ट कितना बना 0.1 बना और NH4OH कितना 1, तो इसको लिखेंगे हम 0.1 अपॉन 1, इसको सोल्व करें तो pH इक्वल टू हमारे पास आता है 4.74, 1/10 यानी कि बनेगा -1, इसका मतलब इसका जो pOH है ये बनेगा भैया 3.74। आपको तो pH लाना है ना, तो pH लाने के लिए 14 में से 3.74 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो pH है ये बनता है 13.26, इसके pH का आंसर आ जाएगा। आंसर दिया हमने, नहीं 13 नहीं 10.26, इस क्वेश्चन का आंसर है pH इक्वल टू 10.26। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ऑन एडिशन ऑफ KOH, ऑन एडिशन ऑफ KOH in formic acid, HCOOH, half of formic acid is neutralized. A half of formic acid is neutralized. Calculate pH of सॉल्यूशन का pH आपको पता लगाना है, और हमको ये जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इस फॉर्मिक एसिड का pK गिवन है 3.65। ये जो pK वगैरह होते हैं ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है ऑन एडिशन ऑफ KOH इन फॉर्मिक एसिड, हाफ ऑफ द फॉर्मिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। देखना अब क्वेश्चन ये आप क्या काम करें, ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड लिया आपने, फॉर्मिक एसिड के अंदर आप KOH को मिला रहे, एसिड बेस रिएक्शन सोल्ट तो बनेगा, इसका मतलब आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाता है HCOOH प्लस H2 मिलेगा। ये लीजिए आपको ये मिला। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि हम फॉर्मिक एसिड के अंदर हम KOH को, फॉर्मिक एसिड के अंदर हमने KOH को मिला दिया, KOH को मिला रहे, और ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड को 50% न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब
फॉर्मिक एसिड कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है 50%, तो फॉर्मिक एसिड अगर 50% न्यूट्रलाइज हो रहा है इसका मतलब आपने इनिशियल में इसको 100 ले लिया, इनिशियल में कितना लिया आपने, अगर 100 लिया तो आपने इसको न्यूट्रलाइज कितना करवा दिया 50 न्यूट्रलाइज करेंगे तो कितना बचेगा, तो 50 ही बचेगा यार। ठीक है, अब देखो अब इसका न्यूट्रलाइज कितना हुआ 50% न्यूट्रलाइज हुआ ना, अगर 50% न्यूट्रलाइज होगा इसका मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करके और ये सोल्ट बनाएगा, अगर ये 50% न्यूट्रलाइज होगा तो यार ये भी तो 50% ही बनेगा ना। यार सोल्ट कितना बनेगा, जितना परसेंट न्यूट्रलाइज होगा उतना तो सोल्ट बनेगा, और एसिड कितना बचेगा, तो अब 50% न्यूट्रलाइज हो रहा है तो 100 में से 50% को माइनस करें तो 50 बचेगा। इसका मतलब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है इसके अंदर 50% तो एसिड है और 50% ही इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट है। इससे मेरे को पता लगा ये तो बन गया हमारा एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, एसिडिक बफर का क्वेश्चन है तो इसका पीएच अगर निकाले तो एसिडिक बफर का पीएच क्या लिखा जाएगा, पीएच इक्वल टू होता है ना, पीएच इक्वल टू pKa प्लस log, और यहाँ लिखा जाएगा सोल्ट अपॉन एसिड, ये लीजिए सोल्ट अपॉन एसिड लिख दिया, ठीक है समझना। अब pK की जगह हमने क्या लिखा 3.65, ये तो pK आ गया प्लस log, अब ये भी 50% ये भी 50% है, 50 अपॉन 50% करेंगे इसका दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ये क्या हो गया 1 log 1 0, आंसर देंगे इसका पीएच आता है 3.65, इसका पीएच आ गया 3.65। ठीक है चलो जी, ये क्वेश्चन है ना, अब अपन इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल दिया जाए कि सपोज आपका जो एसिड है वो 75% न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसी क्वेश्चन के अंदर बात करें, ये का एक क्वेश्चन है और इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और ऐसे लिख देता हूं मैं, इफ इन अबव क्वेश्चन एसिड above question acid is 75% न्यूट्रलाइज, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि चलो बताओ इसमें 75% अगर एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, 50% न्यूट्रलाइज हो, 75% न्यूट्रलाइज हो, 25% न्यूट्रलाइज हो। हम तो आपको एक मेथड बता रहे हैं, आपको वैसे सोचना है तो वैसे सोल्व करते हैं। ये लीजिए हमने फॉर्मिक एसिड ले रखा है ना, ठीक है, ये हमने फॉर्मिक एसिड लिया, ये फॉर्मिक एसिड है एसिडोबोलेस, आप इसके अंदर क्यूएच मिला रहे हैं, ठीक है, आपको ये तो पता है हमको मिलता है HCOO प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपसे क्या बोला एसिड 75% न्यूट्रलाइज हुआ, सुनो 75% अगर न्यूट्रलाइज होगा तो एंड में कितना परसेंट बचेगा, तो 25% बचेगा ना, ये 25% बचेगा। और अगर इसका 75% न्यूट्रलाइज होगा तो सोल्ट भी तो 75% ही बनेगा ना। ये लीजिए तो फाइनल सॉल्यूशन में वीक एसिड है और ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो वापस से क्या बन गया, ये तो आपके पास में वापस से एसिडिक बफर ही बना ना, एसिडिक बफर बना। आपको तो पीएच लाना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पीके की जगह लिखा मैंने कितना दिया पीके आपको, पीके आपको दिया 3.65, तो पीके की जगह हमने लिख दिया 3.65, ये लीजिए 3.65 प्लस लो सोल्ट कितना 75% है और एसिड आपका 25, तो 75 अपॉन 25 करें तो इसको सोल्व करेंगे, इसका पीएच का आंसर आ जाता है 3.65 प्लस log 3, ये लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। होगा सर इसी क्वेश्चन के अंदर इसी में और टॉप अप करते हैं। मान लो आपसे बोला जाए इफ 25% न्यूट्रलाइज, ये लीजिए एक और क्वेश्चन बना दिया, इफ 25% न्यूट्रलाइज 25% न्यूट्रलाइज हो, तो यार अगर 25% न्यूट्रलाइज हो इसका मतलब समझे क्या हुआ, अगर 25% न्यूट्रलाइज हो तो एसिड कितना बचेगा 75 बचेगा, और सोल्ट यार जितना परसेंट न्यूट्रलाइज होगा ना सोल्ट तो उतना ही बनेगा, तो सोल्ट कितना बनेगा 25, तो इसका पीएच का अगर फॉर्मूला अब इसका पीएच निकाले तो पीएच को हम लिख देते हैं 3.65 प्लस लो न्यूट्रलाइज कितना हुआ 25%, तो सोल्ट बनेगा 25% न्यूट्रलाइज होगा तो बचेगा कितना 75, तो यार ये 75 हमने लिख दिया। इसको सोल्व करें इसका पीएच का आंसर आ जाता है 3.65 माइनस ऑफ log 3, ये लीजिए ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये देख लिया करो कि इसमें कितने परसेंट न्यूट्रलाइजेशन की बात करिए, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m CH3COOH and 100 milliliter of
5M CH3 COONA are mixed. इसकी लैंग्वेज ठीक करता हूं मैं, ऐसे लिखा हमने 200 milliliter of 0.5M CH3COOH and 100 milliliter of 0.5M CH3COONA are present in a solution. Calculate pH of solution. आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का pH कितना होगा, और क्वेश्चन के अंदर जो एसिटिक एसिड है इसका pK आपको दे रखा है 4.74. ठीक है, आपने नोटिस किया आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना वो एसिटिक एसिड और NH4OH के आते हैं, तो कई बार एग्जाम के अंदर ये एसिटिक एसिड और NH4OH के पीके भी नहीं देता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप चाहो तो याद भी कर लो कि जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का जो पीके है ये होता है 4.74, और एक NH4OH जो है ना NH4OH, इस NH4OH का जो पीके भी है ये भी 4.74 होता है। वैसे तो एग्जाम में दे देते हैं, अगर नहीं दे रखा हो तो ये आप डाटा याद कर लेना, ये आपके काम आ जाता है। .74 ये मिल गया 4.74, ये याद कर लेना। ठीक है, वैसे जनरली दे देते हैं, अगर नहीं भी दे रखा और क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। पता है क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो CH3COOH प्रेजेंट है, उसके अलावा हमारे पास में CH3COONA प्रेजेंट है, यानी तो वीक एसिड हो गया, एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन हमको एक तरह से एसिडिक बफर का दे रखा है, तो हमने बोल दिया ये एक एसिडिक बफर हो गया, ये बन गया आपका एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, अब इसमें एसिटिक एसिड कितना दिया इसने, एसिटिक एसिड ने दे रखा है 0.5M, उसके साथ में इसका वॉल्यूम दे रखा हमको 200 मिलीलीटर, और जो सोल्ट है सोल्ट हमको दे रखा है 100 मिलीलीटर, तो इसका वॉल्यूम है, और इसकी कंसेंट्रेशन हमको दे रखी है 0.5M दे रखी है, पीके हमको दे रखा है, तो हमने इसके पीएच का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसके पीएच का फॉर्मूला अगर देखें तो एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला हमने लिख दिया, पीएच इक्वल टू होता है पीएच इक्वल टू pKa प्लस log, और यहाँ लिखा जाता है सोल्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसेंट्रेशन। पीके 4.74 गिवन है, log ऑफ सोल्ट के लिए लिखा हमने 0.5 M1 इंटू M1 V1 हो गया ना, और ये इंटू 100 अपॉन एसिड के लिए 0.5, और इसका वॉल्यूम दे रखा हमको 200। ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गया, हमको पीएच लेकर आना है, तो पीएच इक्वल टू हमने लिख दिया 4.74, 0.5 से 0.5 कैंसिल कर दिया, ये 1/2, तो ये लिख दिया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ log 2। इसको सोल्व करें, 4.74 माइनस log 2 होता है 0.3010, तो 4.74 में से इसको माइनस करें तो आंसर आ जाता है 4.44। ये हमारे पास में ये पीएच का आंसर आ गया, इसका पीएच आता है 4.44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हमको। नेक्स्ट नेक्स्ट लिया हमने 600 मिलीलीटर ऑफ N/100 CH3COOH and 200 milliliter of N/100 NaOH, 200 milliliter of N/100 NaOH solution are mixed. Solution are mixed. Calculate pH of
सॉल्यूशन इन दोनों को मिक्स कर दिया है, सॉल्यूशन का पीएच आपसे पूछ रहा है, और एसिटिक एसिड का पीके जो है, एसिटिक एसिड का पीके हमको 4.74 दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने आपसे, आप इनको याद भी कर लेना जी। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, एक तो एसिटिक एसिड है, ये लीजिए एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, आपने इसके अंदर NaOH को मिक्स कर दिया, ये लीजिए आपने NaOH को मिला दिया, ठीक है। अब दोनों को जैसे मिक्स करेंगे, जैसे दोनों को आपने मिक्स किया, मिक्स करते आपको मिलता है CH3COONA प्लस H2O, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये तो रिएक्शन बनेगी आपकी। अब देखिए आपको एसिटिक एसिड कितना दे रखा है 600 मिलीलीटर और N/10, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाए। इसके अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट बनाए तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा 600 N into V। अच्छा वॉल्यूम मिलीलीटर में तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट बना देते हैं, तो हम ऐसे लिखें 600 इंटू क्या लिखा जाएगा 1/100। इसका मतलब ये हमको दे रखा है 6 मिली इक्विवेलेंट। दूसरा NaOH आपने कितना लिया 200 इंटू 1/100, इसका मतलब ये हमारे पास 2 मिली इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास हो गया 2 मिली इक्विवेलेंट, ये तो हमारे पास इनिशियल में हो गया। अब होगा क्या, इसका 2 मिली इक्विवेलेंट इसके 2 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इसका तो कितना बचेगा 0, और 6 था 6 बचा 2 रिएक्ट करेगा, इसका कितना बचेगा 4 मिली इक्विवेलेंट इसका बचेगा, और सॉल्ट कितना बनेगा 2 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी बन जाएगा 2 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास में CH3COOH बनेगा। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास एक तो CH3COOH बचा हुआ है और दूसरा हमारे पास CH3COONA, और ये वीक एसिड, और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इसने हमको एसिडिक बफर का क्वेश्चन दे रखा है, ये बन गया एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये आपका एसिडिक बफर का क्वेश्चन आ गया। अब एसिडिक बफर का क्वेश्चन है तो क्या काम करें, एसिडिक बफर का क्वेश्चन है तो हम एक काम करते हैं ना, इसके एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला हमने पीएच का फॉर्मूला लिख दिया, पीएच इक्वल टू होता है pKa प्लस log, और यहाँ लिख दिया हमने सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। पीके की जगह हमने लिख दिया 4.74 प्लस log, आपको मिली इक्विवेलेंट कितने दे रखे हैं इसके 2, और इसका कितना दे रखा है 4, तो 1/2 ये बन जाता है 4.74 माइनस ऑफ log 2, ये आपका पीएच। सॉल्व करने से आंसर आपको वापस आ जाएगा 4.44। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 4.44, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसी का इसका जैसा एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान समझना। और क्वेश्चन मैंने ये बना दिया 200 मिलीलीटर ऑफ N/100 CH3COOH and 200 milliliter of N/100 NaOH solution are mixed. Calculate pH of सॉल्यूशन का pH आपको बताना है, और वही एसिटिक एसिड का आपको pK दे रखा है 4.74, ये इसका pK दे रखा है। आप ये देखें पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस कितना सा है, आप पहले तो ये समझिए। आप सोच रहे होंगे एग्जैक्टली वो का वही क्वेश्चन है, पर मैंने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और चेंज किया क्या पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेम ये का एक क्वेश्चन था, बस उसके अंदर ये 200 की जगह 600 लिखा हुआ था, तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर उस 600 की जगह 200 कर दिया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर 200 कर दिया तो कोई क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? देखो इधर सेम वैसे का वैसा सोल्व करें जैसे अभी किया था। आप लेके आ रहे हैं, आप एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड के अंदर आप NaOH को मिला रहे हैं, ये NaOH को मिला दिया, तो जैसे NaOH मिलाएंगे आपको मिलेगा CH3COONA प्लस H2O, ये लीजिए आपको ये मिलेगा। बिल्कुल वो का वही मेथड लेके मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। अब हमने मिलीक्यूलेंट निकाले तो N इंटू V होता है ना, 200 इंटू 1/2 किया, 1/100 किया, तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का हमारे पास में
2 मिली कूलेंट आ गया और NaOH का भी हमारे पास में 2 मिली कूलेंट आ गया। ये तो हमारे पास में इनिशियल में आ गया, ये लीजिए। अब होगा क्या, इसका 2 मिली कूलेंट इसके 2 मिली कूलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी बचेगा 0 और ये भी बचेगा 0, और जो हमारा सोल्ट बन गया मेरे पास में 2 मिली कूलेंट, ये मेरा सोल्ट बन गया, और वाटर भी 2 मिली कूलेंट ही होगा, तो वाटर तो होगा ही सही अगर सॉल्यूशन में। तो अब आप देख पा रहे हैं इसका जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर ना तो एसिटिक एसिड है ना CH3COONA, दोनों तो 0 0, और केवल क्या प्रेजेंट है आपके पास, CH3COONA प्रेजेंट है। यार ये तो सोल्ट हो गया, और ये कैसा सोल्ट है, ये हमारे पास है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हम क्या करें, अब ये बफर नहीं है, बफर पहले वाला था, ये बफर नहीं है, ये तो क्या होगा, एक सोल्ट बन गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमको सोल्ट के पीएच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में समझाया था ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच का फॉर्मूला क्या समझाया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच याद करो कैसे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा या लेस देन 7 होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपसे बोला था जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो डोमिनेट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब इसका जो पीएच है वो तो मोर देन 7 आएगा ना। अब इसका पीएच अगर मोर देन 7 है, मोर देन 7 का मतलब 7 में प्लस करेंगे तो फॉर्मूला था 7 प्लस pK/2 प्लस 1/2 log C, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर सी पर क्या है, यहाँ सी क्या है, सोल्ट की नॉर्मेलिटी है, तो अपन एक काम करें, सबसे पहले तो ये जो सोल्ट है ना CH3COON है, इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, या आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर ऊपर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी मिलीलीटर में लेंगे। आपके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, ये तो 2 आ रहे हैं, ये ना क्वेश्चन, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना है 2 अपॉन वॉल्यूम, आपने इसका कितना लिया 200 ml लिया। आर मिक्स्ड, दोनों को मिला दिया, इसका 200 ml है और इसका उसका भी 200 ml है, इसका भी 200 ml है, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 400 ml, तो इसको हमने लिख दिया, ये आ जाएगा 400 मिलीलीटर, ये 400 मिलीलीटर, तो इसको सोल्व करें, ये आ जाता है 1/200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 7 प्लस 1/200 को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ये तो लिखा जाएगा ना 1/2 का 0.5, हाँ ठीक है, ठीक है। 7 प्लस pK की जगह रख देंगे 4.74/2 प्लस 1/2 इंटू log, और ये आ जाता है 5 × 10⁻³ इसको सोल्व करके और हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बस समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। At the time of maximum buffer action, at the time of maximum buffer action, the pH of maximum buffer action, the pH of basic buffer is 9, maximum basic buffer is 10, ये 10 आपको पीस दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। At the time of maximum buffer action, the pH of basic buffer is 10. Calculate the pH of buffer solution. Calculate pH of buffer solution when concentration of salt is 100 times of concentration of base। ठीक है, क्वेश्चन समझिए आप। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन हमको दे रखा है
At the time of maximum buffer action, the pH of basic buffer is 10. Calculate pH of buffer solution when concentration of salt is 100 times of concentration of base. इसने क्या बोला, मैक्सिमम बफर एक्शन आपको बताया था। जब मैक्सिमम बफर एक्शन होता है तो जो बेसिक बफर है, बेसिक बफर के लिए याद है, बेसिक बफर के लिए हमने क्या बोला था, मैक्सिमम बफर एक्शन में जो पीओएच होता है वो पीकेबी की इक्वल होता है। मैक्सिमम बफर एक्शन जब होता है तो याद, मैक्सिमम बफर एक्शन कब बताया था, जब सोल्ट और बेस का कंसंट्रेशन इक्वल हो, उसका मतलब उस समय पीओएच और पीकेबी हमारा इक्वल आता था। इस क्वेश्चन के अंदर पीएच कितना दे रखा है हमको 10। अगर क्वेश्चन के अंदर पीएच 10 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर पीएच अगर 10 पीएच तो 10 दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में अगर पीएच हमारा 10 है तो फिर जो पीओएच है ये तो 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास में पीओएच अगर 4 आ जाए, अगर पीओएच 4 है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो पीकेबी है पीकेबी भी 4 आ जाएगा। पीकेबी 4 आ गया, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, बेसिक बफर का पीएच निकालना है। तो बेसिक बफर के लिए याद है पीओएच का फॉर्मूला क्या बता रखा है, पीओएच इक्वल टू होता है पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग, और इसको लिखना है सोल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, ये लिखेंगे, ठीक है। पीकेबी की बात करें, पीकेबी तो कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, लॉग सोल्ट अपॉन बेस, इसने बोला सोल्ट का कंसंट्रेशन बेस से 100 टाइम्स है, इसका मतलब इसका रेशियो कितना दे रखा है 100। और लॉग 100 की बात करें, लॉग 100 कितना होगा 2, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 6। तो पीओएच का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। पीओएच हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है पीएच, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस 6, आंसर 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8, इसका पीएच आ जाता है 8, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 0.1N C3COOH and 50 milliliter of 0.1N HCl is mixed. Find pH of solution. Find pH of solution, और आपको पीके दे रखा है 5 पीके दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर समझता क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन दे रखा है कि हमने CH3COOH ले लिया, ये CH3COOH CH3COOH, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, CH3COOH नहीं, CH3COONA, CH3COONA। देखो CH3COONA है, इस CH3COONA के अंदर आप मिक्स कर रहे हो HCl। देखो CH3COONA ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, इसका इसकी बेसिक नेचर होगी, बेसिक नेचर है, और इसके अंदर आपने क्या मिला दिया HCl, इसका एसिड बेस हो गया। और ये दोनों आपस में अगर रिएक्ट करें तो ये हमको दे देता है CH3COOH प्लस NaCl, इसकी रिएक्शन होती है, समझ लेना पहले। CH3COONA, देखो क्वेश्चन में दे रखा ना CH3COONA है, दूसरा HCl मिला दिया, ये बेसिक होगा, एसिड होगा, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl, ये इनकी बीच में रिएक्शन होगी। अब CH3COONA कितना दे रखा है, क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है हमको दे रखा है 0.1N और साथ में 100 मिलीलीटर। 0.1 और 100 मिलीलीटर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे को दे रखा है 10 मिली इक्विवेलेंट। ये लीजिए 10 मिली इक्विवेलेंट दे रखा है, ये 10 मिली इक्विवेलेंट दे दिया। HCl की बात करें, HCl कितना है, HCl हमको दे रखा है, एक तो बोला इसने 0.1N और उसके साथ में इसका लिया इसने 50 मिलीलीटर, तो 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये हमको दे रखा है 5 मिली इक्विवेलेंट। समझना ध्यान से, 5 मिली इक्विवेलेंट, ये तो इनिशियल में होगा। अब एंड में क्या होगा,
तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसका 5 मिलीकूलेंट इसके 5 मिलीकूलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका कितना बचेगा 0 मिलीकूलेंट, इसका 10 था, 10 में से 5 रिएक्ट करेगा तो इसका 5 मिलीकूलेंट बच जाएगा, ठीक है। और ये बनाएगा CH3COOH, तो CH3COOH भी कितना बनेगा 5 मिलीकूलेंट बनेगा, और NaCl भी 5 मिलीकूलेंट बनेगा। NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये तो वैसे न्यूट्रल होता है, इसका मतलब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या है, वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन के अंदर एक तो CH3COOH है और एक हमारे पास CH3COOH है, यार ये दोनों मिलकर तो क्या बनाएंगे एसिडिक बफर। इसका मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन बन गया बफर का, ये लीजिए ये बफर का क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। अब बफर का क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, बफर का पीएच एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला pH = pKa, pH = लिखा हमने, pH = आता है pKa प्लस log, और यहाँ लिखेंगे आप सोल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन इधर लिखा जाएगा एसिड का कंसंट्रेशन, ये लिखोगे। pK हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4.74 प्लस ऑफ log, और ये कितना है 5 मिलीकूलेंट, ये भी 5 मिलीकूलेंट, 5 कैंसिल हो गया 1 से कह देंगे, इसका आंसर आता है, इसका pH आता है 4.74, ये लीजिए इसका आंसर है 4.74। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड pH of solution obtained by mixing, pH of solution obtained by mixing 0.1 mole of NaOH, 0.1 mole of NaOH in 0.5 m CH3COOH and 0.5 m CH3COOMa, और क्वेश्चन के अंदर K दे रखा है 10⁻⁻⁵, ये लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक तो हमारे पास में CH3COOH एसिटिक एसिड है और दूसरा हमारे पास में CH3COON है, ये दोनों है, और ये कितना दे रखा है, ये भी हमको 0.5 दे रखा है और ये भी हमको 0.5 दे रखा है। इसको देख के पता लगा ये तो एक एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला, इसने साथ में क्या बोल दिया, ये जो एसिडिक बफर इसके अंदर हमने 0.1 मोल NaOH को मिला दिया है, बस ये चेंज कर दिया है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होता और केवल सिंपल ऐसा होता ना तो अपन एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा के आंसर ला देते, पर इसने क्या बोला इसमें NaOH मिला दिया। अब देखो NaOH मिलाएंगे तो NaOH करेगा क्या, ये तो क्या है, ये तो बेसिक नेचर का है, तो बेस से तो बेस रिएक्ट करेगा नहीं, ये एसिडिक है। इसका मतलब आप जैसे NaOH मिलाओगे, NaOH मिलाते हैं वो NaOH क्या काम करेगा, ये आपका जो एसिटिक एसिड है इस एसिटिक एसिड के साथ NaOH रिएक्ट करके और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3COONA प्लस H2 बनाएगा, ये बनाएगा। अब आपका एसिटिक एसिड कितना था, सुनो इधर, एसिटिक एसिड आपने इनिशियल में कितना लिया, आपने NaOH कितना मिला दिया 0.1 मिला है, या आपने 0.1 मिला दिया, ये 0.1 मिला रहे, चलो ये 0.1 मिला दिया। अब इसका 0.1 मिलाओगे, इसका 0.1 इसके 0.1 से रिएक्ट कर जाएगा, अरे इसका जो 0.1 मिलाएंगे, पहले आपने कितना लिया, ये तो 0.5 लिया ना, अब 0.5 में से 0.1 तो रिएक्ट कर जाएगा, इसका ये तो कितना बचेगा, ये तो आपका 0.4 ही बचेगा ना, और जो सोल्ट है ये क्या होगा, ये 0.1 बन जाएगा, ये 0.1 बनेगा। अब 0.5 तो पहले ही है, 0.1 और बन गया तो ये तो 0.6 हो जाएगा ना, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, यानी एक तरह से हुआ क्या, ये हो गया इस NaOH के मिलाने के बाद हमारा जो एसिटिक एसिड है इसका भी कंसंट्रेशन चेंज हो गया, और जो CH3COONA है इसका भी कंसंट्रेशन चेंज हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा देता हूँ। ये इनिशियल में कितना लिया था मैंने, 0.5 लिया था, ये 0.5 लिया था, ये भी इनिशियल में मैंने 0.5 लिया था। जैसे आपने NaOH मिला, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे आपने NaOH मिला, NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसका साथ रिएक्ट करेगा वो तो डिक्रीज होगा, और इसके साथ रिएक्ट करके CH3COONA बनाएगा, और जो बनेगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, एसिड की कंसंट्रेशन को तो कम करना है और बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। मिलाया कितना 0.1, इसका इसको तो कम करें, ये 0.1 तो ये तो हो जाएगा
0.4 m, और ये तो इंक्रीज होगा ना, उधर किया माइनस और इधर कर दिया प्लस, ये बन जाएगा 0.6। इसका मतलब अभी भी है तो CH3COOH और CH3COONA, इसका मतलब एसिडिक बफर तो अभी भी है ना। तो एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला पीएच इक्वल टू आ जाता है pKa प्लस लॉग, और यहाँ लिखा जाएगा सोल्ट अपॉन एसिड का कंसेंट्रेशन। ठीक है, के आपको दे रखा 10⁻⁵, तो पीके की जगह मैंने 5 लिख दिया है, और लॉग सोल्ट की जगह रखेंगे अब हम 0.6, और ये लिखा जाएगा 0.4। ठीक है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस लॉग 3/2। ठीक है, ये हमारे पास में इसका पीएच का आंसर आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन 16 आपका। ठीक है, इसी टाइप का और क्वेश्चन बनाता हूं, इसमें ऐड करने वाला कंसेप्ट बताया ना, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 0.1 m HCl is added to solution containing 0.50 m NH4OH plus 0.50 m NH4Cl। ठीक है, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच बताना है, और क्वेश्चन में आपको पीकेबी दे रखा है 4.74 पीकेबी दे रखा है। ये लिए ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब देखिए, अब आपके पास में एक तो NH4OH है, अब मैं डायरेक्ट लिखना सिखा देता हूँ। एक तो आपने NH4OH लिया और एक आपने NH4Cl ले लिया, NH4Cl ले लिया। NH4OH आपके पास इनिशियल में कितना था, 0.50 था, ये 0.50 था, और ये भी हमारे पास है 0.50 है, 0.50। आप इसके अंदर 0.1 m HCl मिला रहे हो, HCl मिलाओगे, देखो ये तो बेस है ना, तो बेस में अगर HCl मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे तो रिएक्ट करेगा, और HCl के साथ मिलके क्या बना, NH4Cl बनाएगा। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी बढ़ेगी, और है कितना 0.1, इसमें से 0.1 आप कम कर दीजिए, ये बनेगा हमारे पास 0.4, इसमें 0.1 आप ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 0.6। ये हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना सिखा दिया। अब ये क्या हमारे पास में बफर कैसा, बेसिक बफर है, बेसिक बफर है तो बेसिक बफर का पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। अब पीएच इक्वल टू आता है पीकेबी प्लस लॉग, और यहाँ लिखा जाएगा सोल्ट अपॉन बेस का कंसेंट्रेशन, ये तो लिखेंगे। ठीक है, सोल्व करें, पीकेबी की जगह रखा मैंने 4.74 प्लस लॉग सोल्ट कितना आएगा 6 अपॉन, तो ये भी बन जाता है 3/2। ये लीजिए 3/2, ये तो हमारे पास आएगा पीओएच, और पीओएच से फिर हम पीएच निकाल देंगे ना, 14 में से माइनस कर दीजिए, आपका पीएच का आंसर आ जाता है। बिल्कुल सेम वो के हुए तरीका है। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन बनाता हूं। .1 m HCl, 0.1 m HCl is added to solution containing 0.50 m CH3COOH plus 0.50 m CH3COONA। Calculate pH of solution, और हमको इसका pKa गिवन है 4.74। मैंने फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लिया है। अब देखो, अभी तक 2 क्वेश्चन बनाया ना, थर्ड मैंने एक और ले लिया। अब इसमें होगा क्या, देख भाई CH3COOH है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। भाई आपको क्या दे रखा है, एक तो CH3COOH दिया और एक CH3COONA दिया। इसका ये तो कंफर्म हो गया कि है तो यार एसिडिक बफर, पर आप HCl मिला रहे हो। अब HCl मिलाने से होगा क्या, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एसिड का नया कंसेंट्रेशन देखते हैं और एक आप सोल्ट का नया कंसेंट्रेशन, आप ये तो काम करते हो ना। देखिए भाई,
एसिड हमको कितना दे रखा अभी 0.50 दे रखा है, ये भी 0.50 दे रखा है, 0.50 दे रखा है। अब आपने 0.1 MnCl मिलाया तो होता क्या, जो 0.1 MnCl है, एसिड क्या करता है, इन दोनों में से एक के साथ रिएक्ट करता है और दूसरे को बनाता है। एसिड एसिड है, अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। CH3COOH तो क्या एसिड है और CH3COOH ये बेसिक नेचर का है, इसका ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, सोल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा और ये इसके साथ रिएक्ट करके और CH3COOH बनाएगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसके पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे उसके अंदर उल्टा काम हो रहा था, सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, जबकि इसके अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। रीजन क्योंकि एसिड हमारे बेसिक सोल्ट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब सोल्ट में से हमने 0.1 कम कर दिया, ये बन जाएगा 0.40 M और इसके अंदर 0.10 आप ऐड कर दीजिए तो आपका ये बन जाता है 0.60 M। अब तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन सुन, ठीक है। अब आपका ये एसिडिक बफर है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, pH इक्वल टू क्या होता है, pK मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4.74 प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड, इसको लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि हमेशा सोल्ट में से माइनस होता है, सोल्ट ही बनता है क्या, वो तो उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस टाइप का दे रखा है, ठीक है। एक और बनाते हैं क्वेश्चन। 10 liter solution has 0.1 M NH4OH and 0.1 M ammonium sulfate. Calculate, find pH of solution और NH4OH के लिए हमको PKB गिवन है 4.74 के लीजिए, ठीक है। 4.74 दे रखा। अब इस क्वेश्चन को बनाए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो हमको NH4OH दे रखा है और NH4OH, एक तो हमारे पास NH4OH है, क्वेश्चन को देखिए, एक तो इसने हमको क्या दिया, एक तो इसने हमको NH4OH दिया और साथ में हम NH4OH के साथ में अमोनियम सल्फेट ले लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये करें कि यह बेसिक बफर होगा क्या, तो बेसिक बफर के लिए क्या बोला था, वीक बेस होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो वीक बेस उसका कॉन्जुगेट अमोनियम, इसका मतलब ये हमारे पास एक बेसिक बफर है। ये लीजिए एक बेसिक बफर हो गया बेसिक बफर। अब बेसिक बफर है तो इसका पीएच का फॉर्मूला अगर लिखें तो बेसिक बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या लिखा था, पीएच इक्वल टू बताया था ना, पीएच इक्वल टू होता है पीकेबी प्लस लॉग, और यहाँ लिखा था आपने सोल्ट अपॉन ये बेस का कंसंट्रेशन, ये लिखोगे आप। पीकी की बात करें ये क्या हो गया 4.74 हो गया इंटू लॉग सोल्ट। अब आप देख सकते हैं सोल्ट इसने क्या दे रखा है, सोल्ट वॉल्यूम तो दोनों का 10 लीटर का मतलब वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। तो अपन एक काम करें, आपसे बोला था यहाँ जो लिखते हो ना, यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा पीकेबी प्लस लॉग, आप ऐसे लिख सकते हैं सोल्ट का N1V1 अपॉन बेस का इंटू V2। चलिए लो, अब सोल्ट का N1V1, अब देखो सोल्ट है ना, इसका मोलरिटी दे रखा है, हमने बोला नॉर्मलिटी लेना है, तो क्या करना होगा, ये 0.1 है, इस 0.1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ये तो N और वॉल्यूम इसका 10 लीटर है अपॉन इंटू V2 NH4OH, ये आपके 0.1 इंटू 10, ये लीजिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0.1 से 0.1 यहाँ आपका बचेगा log 2, तो इसको सोल्व करें तो इसका जो पीएच आता है, इसका जो पीएच बनेगा 4.74 प्लस ऑफ log 2, या हम इसको लिख सकते हैं POH इक्वल टू 4.74 log 2 होता है 0.3010, ये तो हमारे पास में पीएच आ जाएगा। इसका पीएच बनता है पीएच इक्वल टू आ रहा है 5.03, तो पीएच निकालने के लिए आप इसमें 14 में से 5.03 को माइनस कर दीजिए, 5.03 ये आपका 5.3।
5.3 को माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम एसिडिक बफर, बेसिक और बफर कैपेसिटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।